फिल्म एक लड़की यूजीन से शुरू होती है जो बीजिंग के हाईवे पर किसी को ढूंढ रही है। वह किसे ढूंढ रही है और उसकी जिंदगी में क्या हुआ यह हम इस कहानी में देखेंगे। 2007 में यूजीन के पिता एक बीमारी के कारण कई दिनों से अस्पताल में थे। यूजीन और उसकी मां ने इस दौरान बहुत मेहनत से पैसे बचाए। उसी साल यूजीन ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। एक दिन जब यूजीन जा रही थी तो पास से गुजरते हुए किसी ने उसके चेहरे पर पानी डाल दिया। वह शख्स अपनी बाइक से उतरा और दोस्तों यही है हमारा हीरो यांग। वह एक बहुत अमीर परिवार से है और पढ़ने में बहुत होशियार है। स्कूल में यांग की सीट यूजीन के सामने वाली बेंच के पास थी। कुछ समय बाद जब एक स्टूडेंट सबको परीक्षा के पेपर दे रहा था तो यांग को लगा कि लोग उस पर हंस रहे हैं। बाद में यांग ने अकेले में यूजीन से कहा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे नोट्स ले सकती हो और पढ़ सकती हो, इससे तुम्हें सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। यूजीन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। जब उसने अपनी किताबें उठाने की कोशिश की तो यांग ने उन्हें उसके हाथों से छीन लिया और मजाक करने लगा। यूजीन की कुछ निजी चीजें किताबों से गिर गईं और वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने यांग को जोरदार थप्पड़ मारा, अपने नोट्स लिए और चली गई। ब्रेक के बाद क्लास फिर से शुरू हुई। यांग ने यूजीन से माफी मांगने और उसकी चीजें वापस देने की कोशिश की। फिर वह अपने पैर से उसकी डेस्क हिलाकर उसे परेशान करने लगा। यूजीन ने अपनी डेस्क से उसके पैर पर लात मारकर जवाब दिया, जिसके बाद यांग खड़ा हो गया और उसे परेशान करना बंद कर दिया। जब क्लास खत्म हुई तो यूजीन और उसकी दोस्त मोयू साथ में जा रही थी। तभी यांग अपने दोस्त जॉय के साथ वहां आ गया। जॉय ने यूजीन से कहा, तुम ही हो जिसकी वजह से वह ऐसे चल रहा है। तुम्हारी वजह से उसे चोट लगी है। अब मुझे उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम जिम्मेदार हो, इसीलिए तुम्हें उसके इलाज का खर्चा देना होगा। यूजीन को बुरा लगा और उसने अपना एटीएम कार्ड दे दिया। बाद में पता चला कि जॉय ने यह सब एक नाटक किया था ताकि यूजीन यांग से बात करे। कैंटीन में यांग, जॉय और उनके दोस्त साथ बैठे थे। जॉय ने ऐलान किया, आज मैं सबके खाने का बिल दूंगा। हम इस एटीएम कार्ड के सारे पैसे इस्तेमाल करेंगे। जो चाहो ऑर्डर करो और मजे करो। जाहिर है कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सबने अपनी पसंदीदा डिश ऑर्डर की और खुशी से खाई। तभी मून वहां आई और बोली, क्या तुमने यूजीन के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले हैं? क्या तुम जानते भी हो कि उसने उन पैसों को बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी? उसने वो पैसे अस्पताल के खर्चों के लिए बचाए थे और तुम उन्हें ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। यह कहकर मून चली गई और यांग को अपनी गलती का एहसास हुआ। चीजों को ठीक करने के लिए यांग ने क्लास में यूजीन को एटीएम कार्ड वापस कर दिया। बाद में जब यूजीन उससे उसकी स्पोर्ट्स क्लास के दौरान मिली तो उसने कहा, मेरे एटीएम कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं जो मेरे नहीं हैं। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे पैसे हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें वापस ले लेना चाहिए। लेकिन यांग ने मना कर दिया, नहीं नहीं, वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में हैं, वो तुम्हारे हैं। यूजीन ने नहीं सुनी और फिर भी पैसे उसे वापस कर दिए। क्लास के बाद यूजीन छत पर अकेली खड़ी थी और उदास दिख रही थी। यांग उसके पास आया और पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें जो भी दिक्कत है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यूजीन ने उसे सब कुछ बताया। जब मैं अपने परिवार की हालत के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई या परीक्षा पर ध्यान नहीं दे पाती और मेरे नंबर बहुत कम आते हैं। मैं लगातार इसकी चिंता करती रहती हूँ। यांग ने जवाब दिया, बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। अगर तुम चाहो तो तुम हर दिन क्लास के बाद मुझसे यहाँ मिल सकती हो और मैं तुम्हें अच्छे नंबर लाने के आसान तरीके बताऊंगा। यूजीन ने पहले मना करना चाहा, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसे अच्छे नंबर चाहिए थे, तो वह क्लास के बाद यांग से छत पर पढ़ाई के लिए मिलने को राजी हो गई। उसकी मदद से यूजीन ने अगली परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाए। वह अपने नतीजों को देखकर बहुत खुश थी और यांग भी उतना ही खुश था। गर्व से उसके जवाबों की तरफ इशारा कर रहा था। इस बीच यूजीन की दोस्त मोयू को जॉय से प्यार हो गया था, इसलिए वह अक्सर उसे देखने के लिए खेल के मैदान में जाती थी। अगली सुबह यांग ने मोयू को देखा और पूछा, यूजीन आज क्लास में क्यों नहीं आई? मोयू ने पूछा कि यूजीन को क्या हुआ। उसने कहा कि यूजीन ने कुछ ठीक से नहीं बताया, बस इतना कहा कि वह घर चली गई है और बाद में वापस आएगी। यह सुनकर यांग बहुत चिंतित हो गया। वह मुझे बताए बिना क्यों चली गई, उसने सोचा। अगले दिन भी यूजीन क्लास में नहीं आई। जब यांग उससे आखिरकार मिला तो उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हुई? यूजीन ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो और अब मुझसे यहाँ मिलने मत आना। लेकिन फिर यांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसे एक काली कार दिखी और इससे वह समझ गया कि क्या हुआ था। यूजीन के पिता का निधन हो गया था। यह महसूस करते हुए उसने उसे जाने दिया और यूजीन ने फिर दोहराया, मुझसे मिलने मत आना, और चली गई। यांग उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन यूजीन अपने पिता की मौत पर रोते हुए बहुत दुखी थी। उसकी बातों के बाद यांग ने उससे न मिलने का फैसला किया। समय बीतता गया और जल्द ही हाई स्कूल की विदाई पार्टी आ गई। उनके स्कूल के दिन खत्म हो रहे थे और छात्रों ने एक छोटा सा जश्न मनाया। यांग पार्टी में आया और यूजीन को देखकर सोचा, मैंने उससे इतने समय तक बात न करके बहुत बड़ी गलती की। आज मुझे माफी मांगनी है और उससे बात करनी है। यूजीन जो अकेली बैठी थी उसने भी सोचा कि यांग आज मुझसे जरूर बात करेगा। आखिरकार यांग उसके पास आया और पूछा कि क्या वह उसके साथ डांस करेगी। वह मान गई और वे दोनों एक साथ डांस करने लगे। उसी पार्टी में जॉय और मोयू भी डांस कर रहे थे। अचानक बत्तियां चली गईं। अंधेरे में जॉय ने मोयू को किस करने का मौका लिया। जब यांग ने यूजीन को किस करने की कोशिश की तो उसने खुद को पीछे खींच लिया और डांस फ्लोर छोड़ दिया। वे दोनों बाहर गए और बात करने लगे। यांग ने कहा, मेरे साथ बीजिंग चलो, हम वहाँ एक साथ रहेंगे
मिलेंगे और शादी करेंगे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर यूजीन को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। यांग एक करोड़पति का बेटा था। अगर वह इतनी जल्दी मान जाती तो वह उसके बारे में क्या सोचता। इसके बजाय उसने बस उसे किस किया और चली गई। यांग ने इसे हाँ समझा, लेकिन अपने दिल में यूजीन को लगा कि वह उसे फिर कभी नहीं देखेगी। फिर कहानी 2009 पर आती है। यूजीन अब शहर की एक लाइब्रेरी में काम कर रही है। हुआन नाम का एक सीनियर उसके करीब आने लगा। वह यूजीन को बहुत पसंद करता है और वे अक्सर काम साथ करते हैं, जिससे समय के साथ उनके बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। एक दिन लाइब्रेरी में अपना काम खत्म करने के बाद यूजीन को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह मुड़ी तो उसने यांग को देखा। वह उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार विदाई पार्टी में मिला था, लगता है तुम मुझे भूल गई हो। यूजीन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें यहाँ क्या काम है? यांग ने जवाब दिया, यह मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं पास के एक मंदिर जा रहा हूँ। तभी हुआन पास आया और यूजीन ने उसे यांग से मिलवाया। हुआन ने कहा, मैं यूजीन का बॉयफ्रेंड हूँ। यांग को गुस्सा आ गया। मैं भी यूजीन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसे तुमसे ज्यादा समय से जानता हूँ। फिर उसने कहा, मैं अपनी बहन के साथ पास के मंदिर जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों भी हमारे साथ आओगे? यूजीन और हुआन हिचकिचाए, लेकिन यांग ने कहा, मेरे पास गाड़ी है, हम सब आसानी से एक साथ जा सकते हैं। वे चारों मंदिर गए। वहाँ यांग की बहन युई ने हुआन का ध्यान भटका दिया, जिससे यांग को यूजीन से अकेले में बात करने का मौका मिला। उसने कहा, तुम विदाई पार्टी के बाद मुझसे मिलने तक नहीं आई। तुमने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं यह भी नहीं समझ पाया कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मुझे अब जवाब चाहिए। फिर भी यूजीन चुप रही। बाद में यांग, यूजीन और हुआन रात के खाने के लिए पास के एक रेस्टोरेंट गए। यांग ने यूजीन को एक ड्रिंक ऑफर की। उसने मना कर दिया और हुआन ने भी उसे इसे न लेने के लिए कहा, लेकिन यांग ने जिद की, मेरे लिए बस एक बार कोशिश करो। यूजीन आखिरकार मान गई। पीने के बाद वह नशे में हो गई और आखिरकार टेबल पर ही सो गई। गुस्से में यांग ने टेबल पर रखी बोतलें गिराना शुरू कर दिया। फिर अपनी नींद में यूजीन बार बार यांग का नाम बड़बड़ाने लगी। यह देखकर यांग का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह खुशी आ गई। वह अभी भी उसे याद करती थी, अभी भी उसे अपने ख्यालों में रखती थी। लेकिन हुआन ये देखकर बहुत गुस्सा हो गया। वे तीनों जल्द ही चले गए और अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन लाइब्रेरी में यूजीन ने हुआन से बात करने की कोशिश की, लेकिन यह याद करके कि वह नशे में यांग का नाम बड़बड़ा रही थी, हुआन ने उससे बात करने से मना कर दिया और उसे बचता रहा। अगले दिन एलेक्स हेलेना को अपने घर पर छोड़कर काम पर चला जाता है। काम के बाद वह अपने मनोवैज्ञानिक से मिलने जाता है और उसे सच बताता है कि वह हेलेना को अपने साथ बाहर ले आया है। जब एलेक्स जा रहा होता है तो मनोवैज्ञानिक पहली बार उसके सामने आती है। वह उसे अपना निजी फोन नंबर देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उससे संपर्क कर सके। बाद में एलेक्स हेलेना को अपने घर पर बनी लैब से दूसरे सिमुलेटरों का लाइव वीडियो दिखाता है। वह हेलेना को बताता है कि सिमुलेटरों में कैमरे बेडरूम या बाथरूम में नहीं, बल्कि केवल गलियारे और प्रवेश द्वार में लगे हैं। हेलेना पूछती है, अगर एजेंसी को पता चल जाए कि वह स्पेसशिप के अंदर नहीं है तो? तब एलेक्स उसे बताता है कि वह घर से उसका वीडियो रिकॉर्ड करेगा और उसे स्पेसशिप के मौजूदा वीडियो फुटेज के साथ मिला देगा। एलेक्स आगे बताता है कि सिमुलेटर के दरवाजे तभी खुलते हैं जब यात्री की मौत हो जाती है। एक बार जब कोई यात्री सिमुलेटर में घुस जाता है तो उसकी यात्रा किसी न किसी बहाने से तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह स्वाभाविक रूप से मर नहीं जाता। संक्षेप में, सिमुलेटर से आजादी केवल मौत के जरिए ही संभव है। एक दिन हेलेना एलेक्स को अपनी पीठ पर दिखने वाले निशानों को दिखाती है। एलेक्स उसे अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि हेलेना की त्वचा बहुत नाजुक है और सूरज की रोशनी उसे नुकसान पहुंचा रही है। डॉक्टर के जोर देने पर एलेक्स उसे हेलेना के बारे में सच बताता है। डॉक्टर उसे सावधान रहने की सलाह देता है। एक दिन एलेक्स की गैर मौजूदगी में हेलेना को एक गुप्त रिपोर्ट मिलती है। उससे उसे पता चलता है कि वह असल में एक क्लोन है। वह सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। उसी रिपोर्ट से अपने माता पिता का पता लेती है और एलेक्स को बताए बिना उनसे मिलने जाती है। वह आखिरकार अपने माता पिता से मिलती है। वे उसे बताते हैं कि हालांकि वह एक क्लोन है, लेकिन वह किसी भी तरह से एक स्वाभाविक रूप से पैदा हुए इंसान से कम नहीं है, बल्कि कई मायनों में वह उनसे बेहतर भी है। इसी बीच हेलेना के पिता हथकड़ी लाते हैं और उसे एक रेलिंग से बांध देते हैं। वह एजेंसी को फोन करने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी पत्नी पीछे से उन पर हमला करती है और उन्हें बेहोश कर देती है। जब एलेक्स घर लौटता है तो उसे हेलेना गायब मिलती है। कमरे में बिखरी हुई रिपोर्टों को देखकर वह समझ जाता है कि हेलेना अपने माता पिता से मिलने गई है। इस बीच हेलेना को आजाद करने के बाद उसकी माँ उसे भाग जाने के लिए कहती है। वह चेतावनी देती है कि एक बार जब उसके पिता को होश आ जाएगा तो वे निश्चित रूप से एजेंसी को सूचित कर देंगे। अपनी माँ को अलविदा कहने के बाद हेलेना वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही उसके पिता को होश आता है, वह हेलेना के भागने की खबर एजेंसी को देते हैं। इसी बीच हेलेना एलेक्स के घर पहुंचती है और दोनों एक साथ भाग जाते हैं। वैज्ञानिक अपने कमांडो अधिकारियों के साथ एलेक्स के घर के लिए निकलते हैं। एलेक्स और हेलेना मदद मांगने के लिए मनोवैज्ञानिक के दफ्तर पहुंचते हैं। वैज्ञानिक उनका वहां तक पीछा करता है। मनोवैज्ञानिक उन दोनों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है और एक कमांडो द्वारा मार दी जाती है। एलेक्स और हेलेना अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलते हैं। कमांडो और वैज्ञानिक उनका पीछा करते। उस पल उसे एहसास होता है कि यांग
यांग सच में उससे प्यार करता है। फिर यांग कहता है, तुम बीजिंग में नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? वहां आवेदन करो और अगर तुम्हें नौकरी मिल जाती है तो हम दोनों काम कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। प्लीज मेरे लिए वहां जाओ। यूजीन मान जाती है। वह बीजिंग में नौकरियों के लिए आवेदन करती है और कई परीक्षाएं देती है, लेकिन पहली बार में फेल हो जाती है। एक दोस्त जो उसके साथ परीक्षा दे रही थी उसे सलाह देती है, तुम सिर्फ बीजिंग में ही क्यों कोशिश कर रही हो? पास के शंघाई में बहुत सारी रिक्तियां हैं। सब कुछ सुनने के बाद वह शंघाई में एक नौकरी के लिए आवेदन करती है और उसे नौकरी मिल जाती है। ये खबर बताने के लिए वह यांग को फोन करती है और कहती है, मुझे बीजिंग में कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन मुझे शंघाई में एक नौकरी मिल गई है। ये सुनकर यांग गुस्से में जवाब देता है, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम बीजिंग आओगी। खुद को समझाने के लिए वह ट्रेन लेती है और यांग से मिलने के लिए जाती है। तभी यांग उसे फिर से फोन करता है, मैंने तुम्हें फोन पर गुस्से में बात की थी, लेकिन मैं तुमसे मिलने और बात करने के लिए ट्रेन से आ रहा हूँ। यूजीन जवाब देती है, मैं भी तुमसे मिलने के लिए ट्रेन में हूँ। वे एक ही जंक्शन पर उतरने का इंतजाम करते हैं और आखिरकार मिलते हैं। लंबे समय तक बात करने के बाद वे एक दूसरे को खुशी से गले लगाते हैं। कुछ दिनों बाद यूजीन अपनी हाई स्कूल की दोस्त मोयू से मिलती है। मोयू कहती है, मैं कई सालों से जॉय से प्यार करती रही हूँ, लेकिन अब वह किसी और महिला से शादी करने जा रहा है। मैं अब उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने दूसरे देश जाने का फैसला किया है। मैं तुमसे मिलने और यह बताने के लिए यहाँ आई थी। फिर मोयू विदेश चली जाती है। समय बीतता है और अब यांग की बहन यूई की सगाई होने वाली है। यांग यूजीन को सगाई की रस्म में लाता है। यूई जिस आदमी से शादी कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि हुआन है, वही हुआन जिसके साथ यूजीन ने सालों पहले काम किया था। यूजीन और हुआन अकेले में बात करते हैं। हुआन उसे बताता है, मैंने जिंदगी में बसने के लिए ऐसा किया। मैं यूई को पसंद तो करता हूँ, लेकिन मुझे एक स्थिर स्थिति तक पहुँचना है, इसलिए मैं इतनी जल्दी उससे शादी करने के लिए राजी हो गया। यह सुनकर यूजीन सोचने लगती है कि अगर वह भी यांग को यह बताए कि वह उसे पसंद करती है तो क्या वह मेरे बारे में बुरा सोचेगा। इस बात से यूजीन बहुत दुखी हो जाती है। इस बीच यांग यूई के साथ अकेले में बात करता है। वह कहता है, क्या तुम हुआन को सच में अच्छी तरह से जानती हो? तुम हमारे परिवार में किसी को बताए बिना इतनी जल्दी उससे सगाई क्यों कर रही हो? क्या होगा अगर हुआन ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए हाँ कहा हो? तब तुम क्या करोगी? यह सुनकर यूई जवाब देती है, हुआन उस तरह का आदमी नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुम पूरे भरोसे से कह सकते हो कि तुम जिस यूजीन से प्यार करते हो वह तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ प्यार के लिए है? यांग दृढ़ता से जवाब देता है, यूजीन उस तरह की लड़की नहीं है। वह मुझसे प्यार करती है, मेरे पैसों से नहीं। सगाई की पार्टी खत्म होने के बाद यांग और यूजीन एक साथ अकेले चलते हैं। यूजीन कहती है, मुझे नहीं पता कि तुमसे प्यार करना सही है या गलत, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। यांग उसे भरोसा दिलाता है, तुम्हें कभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तब से वे दोनों बहुत समय साथ बिताते हैं। 2 साल बाद 2013 में यूजीन काम पर थी, तभी उसका चाचा वहाँ आता है। वह उसे बताता है, तुम्हारी माँ को कैंसर है, लेकिन चिंता मत करो, एक सर्जरी से वह ठीक हो सकती है। दिक्कत यह है कि इसमें बहुत पैसे लगेंगे। एक लंबे दिन के बाद यूजीन घर लौटती है। यांग टीवी देख रहा होता है और गेम खेल रहा होता है। वह पूछता है, तुम्हारा दिन कैसा रहा यूगेन? तुम उदास लग रही हो। यूजीन चुप रहती है। यांग उसके पास जाता है और कहता है, तुम मुझसे सच्चाई क्यों छुपा रही हो? मुझे सब पता है। तुम्हें अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, लेकिन तुम मुझसे पूछने के लिए बहुत जिद्दी हो। मैंने पहले ही पैसे का इंतजाम कर लिया है, लो इसे ले लो। यूजीन सिर हिलाती है, नहीं, मुझे अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। यांग पूछता है, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? वह जवाब देती है, मेरे पुराने दोस्त हुआन ने मेरी मदद की। हुआन जाहिर है वही आदमी है जिसकी यूई से शादी हुई है। यांग का चेहरा बदल जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? किसी और से पैसे क्यों लिए? मैं खुद उन्हें वापस करूंगा। वह गुस्से में बाहर निकलता है, हुआन को ढूंढता है और कहता है, यूजीन से फिर कभी मत मिलना, अगर उसे कोई परेशानी होगी तो मैं उसका ध्यान रखूंगा, तुम बस अपने काम से काम रखो। फिर वह चला जाता है। बाद में घर वापस आने पर यूजीन यांग से कहती है, मेरे चाचा ने तुम्हारी माँ की फैक्ट्री से भी एक बड़ा लोन लिया था, मैं वह पैसा भी वापस करूंगी, साथ ही जो मैंने तुमसे लिया था वह भी, थोड़ा थोड़ा करके। जब वह उसे अपने बचाए हुए कुछ पैसे देती है तो यांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कागजों को फाड़ देता है और फेंक देता है। तुम मुझे ऐसे क्यों तड़पा रही हो? तुम मुझे क्यों नहीं समझ सकती? तुम्हें मेरा कुछ भी वापस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना समझने के बजाय तुमने मुझे पूरी तरह से गलत समझा है। एक दिन तुम समझोगी और जब वह दिन आएगा तो हम एक साथ होंगे। फिर वह कहता है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, और चला जाता है। अपने पिता की मदद से यांग को बीजिंग के एक बड़े ऑफिस में अच्छी नौकरी मिल जाती है। बीजिंग की उड़ान में वह बार बार अपना फोन देखता रहता है। ये उम्मीद करता है कि यूजीन फोन करेगी या मैसेज करेगी, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन कोई मैसेज नहीं आता। यांग निष्कर्ष निकालता है, अगर मैं उसकी जिंदगी में नहीं रहूंगा तो वह ज्यादा खुश रहेगी। इसी सोच के साथ वह बीजिंग के लिए निकल जाता है। 2 साल बीत जाते हैं। 2015 में यूजीन अभी भी अक्सर यांग के बारे में सोचती है। एक दिन वह अपने गांव के पुराने मंदिर जाती है जहां लोग किताबों में अपनी बातें लिखकर छोड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि यांग ने एक बार उन किताबों में से एक में कुछ लिखा था। तो
वह उसे ढूंढती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे किताब मिल जाती है और अंदर वह देखती है कि कई साल पहले यांग ने उसका नाम बार बार लिखा था। उसे एहसास होता है कि यह 5 साल पहले की बात है। यूजीन, जो हमेशा यांग को सिर्फ एक बेवकूफ समझती थी, आखिरकार समझ जाती है कि वह हमेशा उससे सच में प्यार करता था। इस खुलासे के बाद वह बीजिंग जाती है। शहर की सड़कों और हाईवे पर यांग के ऑफिस को ढूंढती है। वह आखिरकार उसे देख लेती है, लेकिन यांग अभी भी अकेला है, अभी भी उस लड़की से प्यार करने के दुख को ढो रहा है जो उसे कभी समझ नहीं पाई, यानी खुद यूजीन। आखिरकार यूजीन को यांग के लिए अपने प्यार का पूरा एहसास होता है। तब से ये साफ है कि वे एक साथ रहेंगे और अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। और यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज्यादा मूवी रिकैप के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।